चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट हो गया ना। चलो बेटा देखते रहना, है ना। तो देखिए यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन या फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा था। ये टॉपिक पढ़ा रहा था ना, इसको मैंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने इस टॉपिक में आपको ये बताया था कि फिजिकल वर्ल्ड, मैंने बताया था कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में जो आपके मेजर चैप्टर्स हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट में जो ये तो एक यूनिट है, ये एक यूनिट है ना, और इसमें जो मेजर चैप्टर्स हैं, सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। फिर बताया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिर आपको बताया था यूनिट्स एंड डायमेंशन, एकदम शुरुआत से देखिए। फिर आपको बताया था सम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, और फिर आपको बताया था एरर एनालिसिस। ये 5 बार बताया था ना, 5 चीज, ये 5 टॉपिक्स थे। ये मेजर 5 क्या है, सब डिवीजन है, ठीक है। तो अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि इन मेजर 5 सब डिवीजन में, आप यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा सा हम कंफर्टेबल रहेंगे किसी लिए। तो फिर मैंने आपसे बोला था कि इस मेजर 5 सब डिवीजन में आपका फिजिकल वर्ल्ड से, बहुत कम क्वेश्चन आता है, आता ही नहीं है, ऑलमोस्ट ना ना आता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बोला था यूनिट एंड डायमेंशन, क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट से भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और सम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर से भी क्वेश्चन नहीं आता। तथ्यात्मक बातें हैं, एक बार सारे पार्ट पे आप व्यू मार दीजिए, एक बार रीडिंग मार लीजिए। और छोटी छोटी बातें ऐसे कौन सा फोर्स स्ट्रांगेस्ट है, कौन वीकेस्ट है, सबके बीच सब फोर्सेस के रेशियो कितना है, ठीक है ना, कौन किस ऑर्डर का फोर्स है, कौन कहाँ लगता है, किसके कौन से बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं किस फोर्स के लिए। इन सब बातों को एक बार जो आपका सिलेबस में है, केवल वहीं से जो आपके साइक्लोस्टाइल नोट्स दिए गए हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं। इसके अलावा वो जरूरत से ज़्यादा दिया है, जरूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उतनी ही इन्फॉर्मेशन को 4 बार 5 बार आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है ना। यही इतना काम इन 3 चैप्टर्स में करना है। बाकी यूनिट एंड डायमेंशन और एरर एनालिसिस से, बाकी यूनिट और डायमेंशन और एरर एनालिसिस से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए, यहाँ तक की बात क्लियर है। देखिए इधर देखिए, और अभी आज शायद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी मीट करेंगे तो हम इसके पहले पास्ट ईयर लगाएंगे। तो पास्ट ईयर जो 30-40 सवाल इस चैप्टर से आए हैं, इसके पहले के सालों में जो 30-40 सवाल इस चैप्टर से आए हैं, आप देखिएगा वो सब आप लोग लगा लीजिएगा। वो बहुत आसान आएंगे, वो इतने टफ नहीं होंगे जो आपको कराया जा रहा है, ठीक है ना। वो इससे बहुत ईजी होंगे। तो हो सकता है कल या कल के बाद कभी भी वो स्टार्ट हो जाए, तो आप देखिएगा वो क्वेश्चन सब आपके लग जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा और खिसक जाओ बेटा। तो आज आपको देखिए मैं छोटे छोटे 1-2 कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे 1-2 कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। खूब बढ़िया से देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए। एक चीज आपको मैं समझा रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या पढ़ा रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, व्हाइट बोर्ड। देखिए ये गलत था ना, यहाँ से यही गलत हो गया था। चलिए, तो अभी मैं आपको आप लोड करते रहिए। देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, उसको खूब गौर से देखिएगा, है ना। और बात समझ लीजिएगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से हमारा मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लगाएंगे, और फिर आपको एरर एनालिसिस हम पूरा पढ़ाएंगे। और एरर एनालिसिस में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात ये बताएंगे कि कितने तरह के एरर होते हैं, ठीक है ना। उसके पहले ये बताएंगे एरर से हम समझते क्या है, एरर का मतलब क्या है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट क्या होता है, ट्रू या एवरेज वैल्यू। बहुत धीमे धीमे चलना है, ठीक है ना। 100% रिस्पॉन्स आना चाहिए। 3-4 लोग को मैं कह दूँ, उसके बाद ही मैं आगे जाऊँगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ट्रू वैल्यू क्या होता है, फिर उसके बाद एरर इन मेजरमेंट क्या होता है, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट क्या होता है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट क्या होता है, और एरर हम कैसे निकालते हैं डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। अगर सम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, या डिवीजन कर रहे हैं, या कुछ फिजिकल क्वांटिटीज किसी पावर पे डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, तो ऐसे केस में हम एरर कैसे निकालेंगे, ये चीज़ भी आपको समझाऊंगा। और इसी पार्ट से आपका प्रश्न बनता है।
इस चैप्टर में दो पार्ट से ही प्रश्न बनते हैं, एक तो फाइंड द डायमेंशन, अभी आप देखिएगा 40-50 जो भी पास्ट ईयर आपके क्वेश्चंस होंगे इसके जस्ट बाद में लगाऊंगा, और सिर्फ दो पार्ट अगर आपको आता है सारे सवाल लग जाएंगे। एक तो आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। डायमेंशन का क्या मतलब है, कभी कभी रेयर केस में आपको फॉर्मूला की बात आ जाएगी, क्योंकि एमसीक्यू आता है तो फॉर्मूला डिराइव करने की बात नहीं आएगी, बात समझ में आ रही ना। और दूसरा एरर पार्ट से क्वेश्चन आता है, बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी सब पे आप नज़र डाल लीजिएगा, आप पास्ट ईयर करके देख लीजिए अभी, है ना। तो अब देखिए सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये लिखा है, मैं इसको पहले यहाँ बढ़िया से समझा दे रहा हूँ, खूब बढ़िया से देखिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से हमारा क्या मतलब है, सिर्फ इतनी बात पे ही फोकस करिएगा, स्पीड मैंने बहुत स्लो कर दी है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड खूब अच्छे से देखिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 का वो पावर है, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 का वो पावर है जिसपे किसी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 का वो पावर जिसका हम यूज करते हैं उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मेजरमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से दिया हुआ है 2.3 इंटू 10 स्क्वायर, तो इस मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 का कौन सा पावर यूज किए, 2 यूज किए ना। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर पूछेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2, ठीक है ना, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2। इसमें खास बात आपको ये देखनी होगी कि अगर यही क्वांटिटी 5 इंटू 10 टू द पावर 2 होता तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाता 2 + 1। ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये क्वांटिटी 5 या 5 से बड़ी है तो इसका जो पावर होगा उसमें एक ऐड कर देंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, बात समझ में आ रही ना। अगर यही क्वांटिटी इस तरीके से होती 4.9 इंटू 10 स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता 2, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता। लेकिन यहाँ पे अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो गया, जैसे मान लिया 6.2 आ गया, 6.2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 4, 3 + 1 4। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सब लोग समझ गए। अगर निगेटिव पावर है, अगर निगेटिव पावर, ध्यान से देखिए बेटा, कोई इधर उधर, एक बॉडी लैंग्वेज एक जगह सेट रही है, आंख सिर्फ बोर्ड को देखे, मैं आपसे बता रहा हूं ऐसा आप करिए, 2 महीने बाद आप लोग उनसे अच्छे हो जाएंगे जिनको फिलहाल आप अच्छा कह रहे हैं, एकदम चैलेंज से मैं कह रहा हूं। उसका एक तरीका है कि काम करते समय किताब उताब बंद कर दीजिए, एक रफ रखिए, एक पेन रखिए, और ऐसे बैठिए, ऐसे करके अपना ध्यान से ऐसे बैठिए, मेरी बात को, एक एक बात को सुनिए, और जो मैं बोल रहा हूँ उसी की पिक्चर अपने दिमाग में बनाइए, और जो डाउट्स हो तुरंत मुझसे पूछिए कि सर ये बात नहीं समझ में आई, फिर से हम बताएंगे, ठीक है ना। और फिर जब आप पास्ट ईयर लगाएंगे तो धड़ से लग जाएगा। अब एक बात और देखिए, अगर मान लिए यहाँ पे माइनस होता, अगर मान लिए यहाँ पे माइनस होता, ठीक है ना, यहाँ तो प्लस वाला दिखाया, अगर ये माइनस होता तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता -1, क्योंकि 5 से ज़्यादा है, बात समझ में आ रही ना। और यहाँ पे अगर लिखा होता 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -2 होता। देखिए खटाखट जवाब दे रहे हैं आप लोग, और एकदम जवाब देंगी, किसी से कोई कमजोर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, -2। अगर यहाँ पे होता 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता। बहुत सही बेटा, बहुत सही, एकदम दिल खुश हो गया मेरा, प्रसन्नता आ गई मुझे, आपके जवाबों से लगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, आप लोग, आपके जवाबों से लगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट आप लोग 100% समझ चुके हैं, समझ चुके हैं ना। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे, है ना। अब मैं इस चैप्टर तक तो मैं साइक्लोस्टाइल यहाँ पे बोर्ड पे लोड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं किसी चैप्टर में लोड नहीं करूँगा, मैं खुद से समझाऊंगा, खुद से समझाऊंगा। 12 पन्ने खुद से समझाऊंगा, 12-14 पन्ने का नोट्स आपके पास है, धीरे धीरे समझाऊंगा। आपको डाउट हो तो इस बैच में आप तुरंत ही यहाँ पूछ लिए, इसके बाद भी पूछ सकती हैं, नेक्स्ट डे भी पूछ सकती हैं, घर पे पलटा आपने तो तुरंत डाउट पूछिए, और घर पे जाके मैंने जो बताया है उसको एक बार रिवाइज करिए, ठीक है ना। और साइक्लोस्टाइल नोट्स है उससे आप पढ़िए, उसके अलावा किसी से मत पढ़िएगा, ठीक है ना। और प्रश्नों को लगाइए, 100% क्वेश्चंस लेंगे। अच्छा अब देखिए, ये कहा गया, हाँ देखिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये
रिटन फॉर्म में है, एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए। यहां ये लिखा है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। डेफिनेशन समझ गए? पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, यही ना मैंने कहा था, यही ना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो इससे ज़्यादा आप कुछ मत जानिए। उसके बाद आप एग्जांपल्स देखिए, ये क्या है 4.9 इंटू 10⁻1, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है 1, क्योंकि 5 से कम है। देखिए इधर देखिए, अब फिर देखिए, थोड़ा भी अगर आप कोई भी बात करते हैं तो आपका दिमाग उस बात पे जाता है ना। और इस सेशन में आप केवल जितना बता रहा हूँ उसको 100% सीखने की आदत डाल ली, बस इतनी ही आदत डाल ली है, सब काम हो जाएगा। तो अब आप देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 हो गया, ये 5.1 इंटू 10⁻1 है, तो 5 से ज़्यादा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये एक्चुअल में 1 था, लेकिन 5 से ज़्यादा उधर क्वांटिटी, तो 2 आ गया ना बेटा। अब जरा इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए, मैं ये छिपा ले रहा हूँ, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए। 4.9 10⁻², -4.9 है बेटा, माइनस में पावर है, मैंने बताया था माइनस में, -1 हो जाएगा, -1। नहीं हाँ, सॉरी 4.9 5 से कम है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -2 ही रहेगा, ठीक है। अगर 5 से ज़्यादा होता तो एक कम हो जाता, यही ये बात है। अब 5 इंटू 10⁻2 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए, -1, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए, 5 से ज़्यादा है, हाँ, ये 5 जो है, ये 5.15 से ज़्यादा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया -1, यही बात बताई गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका आप लोगों ने सारा आंसर दिया। मैं ये उम्मीद एकदम स्लो स्पीड से कर रहा हूँ, एकदम 100% होना चाहिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग समझ गए, आप समझ गए, आप समझ गए, आप समझ गए, आप समझ गए ना, तो पास कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस बात को मैं पास कर रहा हूँ, आगे चलिए, आगे का देखिए। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, तो पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, और फिर साइक्लोस्टाइल नोट से आपको मैं मिला दे रहा हूँ। ये लास्ट चैप्टर है जिसमें मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसके बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, है ना। मैं यहाँ समझा दूंगा, नोट्स आपके पास है, आप देख लीजिए, ठीक है। और जितनी बातें यहाँ बताई जा रही हैं उतनी बातों की आवश्यकता नहीं, आप सवाल लगा के देखिएगा। इसके पहले आपने पास्ट ईयर लगाया ना एक चैप्टर का, वो सारी चीज़ें उतनी ज़रूरत नहीं ना थी जितना पढ़ाया जा रहा था। इसी तरीके से इसमें भी उतनी ज़रूरत नहीं है, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उससे बहुत आसान सवाल आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो अब आप देखिए 2 टर्म है, इसको खूब ध्यान से देखिए, एंड एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। ये देखिए, इस बात को खूब अच्छे से समझिए, पहले समझ जाइए, इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें एरर होता ही होता है। कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता है, एरर 0.01% का भी हो सकता है, 0.001% का भी एरर हो सकता है, लेकिन एरर तो होगा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का भी एक रिजॉल्विंग पावर है। मैंने आपको बताया था कि अगर मीटर स्केल से सेंटीमीटर स्केल से आप कोई लेंथ नाप रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट वो मेज़र कर सकता है। 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ अगर पड़ जाएगी तो कहाँ से मेज़र करेगा, उसके अंदर स्केल्स ही नहीं है, उसके पास सिस्टम ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसका रिजॉल्विंग पावर ही ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलीमीटर है, तो उससे छोटे डिस्टेंस को आप उस सेंटीमीटर स्केल से मेजर ही नहीं कर सकते हैं। अभी आगे चल के आपको हम बताएंगे 2 और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है स्फेरोमीटर और एक होता है स्क्रू गेज, ठीक है ना। तो वर्नियर कैलिपर्स, तो इन सब का रिजॉल्विंग पावर और कम होता है, मतलब और छोटी डिस्टेंसेस को ये मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में इतना माइन्यूट मेजरमेंट की हमको आवश्यकता नहीं होती है ना बेटा। भाई इतना कौन 0.01 मिलीमीटर का डिस्टेंस अगर 19-20 मेजर हो गया तो हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है नॉर्मल लाइफ में। लेकिन कहीं कहीं इतना मेजरमेंट भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, इसीलिए ये सब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। मेजरमेंट तो आपको लोएस्ट लिमिट तक मेजर करना आपको आना चाहिए ना, ठीक है ना। 10⁻⁻6 मीटर भी तो एक मेजरमेंट है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि आप जब भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें
जो भी मेजर आप करते हैं वो आपकी ट्रू वैल्यू से कुछ ना कुछ उसमें फर्क होता है। एक्यूरेट मेजरमेंट आप कभी कर ही नहीं सकते हैं। बात समझ में? जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हैं थोड़ा थोड़ा मोड़ा एरर होता ही होता है, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का जो फर्क है उसी को एरर ऑफ द मेजरमेंट कहते हैं। जो वैल्यू हमने मेजर की और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसमें जो फर्क है उसी को एरर ऑफ द मेजरमेंट कहते हैं। ये बात चलो समझ गए? एरर से मतलब क्या है? एरर से मतलब ये है कि जो एक्चुअल वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उसके बीच के फर्क को हम क्या कहते हैं? एरर ऑफ द मेजरमेंट। और एरर होता ही होता है, किसी चीज से भी आप मेजर करेंगे आप एरर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ठीक है ना। चाहे बहुत कम हो, 10⁻³ मिलीमीटर का ही एरर हो, लेकिन होगा। बात समझ में आ रही ना? वो लिमिटेशन है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ही लिमिटेशन है, ठीक। तो अब आप देखिए, एक्यूरेसी और प्रिसीशन दो कंसेप्ट हैं, इनको बढ़िया समझ लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्यूरेसी से मतलब ये है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने पास है। जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के कितने पास है, वो उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी बताता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रू वैल्यू है 2.3649, कोई ट्रू वैल्यू है और हमने मेजर किया 2.3648, तो करीब करीब ट्रू वैल्यू के काफी पास है, ट्रू वैल्यू के काफी पास है। तो ये हमारा जो मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। एक्यूरेसी से हमारा तात्पर्य बस इतना है कि मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने पास है। ये बात समझ में आ गई ना? ये एक्यूरेसी हो गया। अब प्रिसीशन से हमारा क्या मतलब है? प्रिसीशन से हमारा तात्पर्य ये है कि जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट कितना कम है। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होगा, जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होगा, ठीक है ना। अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रिसीशन भी अच्छा हो, और प्रिसीशन अच्छा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेसी भी अच्छी हो। एक्यूरेसी से मतलब ये है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने पास है, और प्रिसीशन से मतलब है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजर कर रहे हैं उसका रिजॉल्विंग पावर कितना कम है, ठीक है ना, उसका लीस्ट काउंट कितना कम है। जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर स्केल है तो लीस्ट काउंट कितना होगा? 1 मिलीमीटर, इससे थोड़ा डिस्टेंस नहीं मेजर कर पाएंगे, ठीक है ना। वर्नियर कैलिपर्स है तो 0.1 मिलीमीटर, यहां तक आप एक्यूरेट मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। तो प्रिसीशन से मतलब है कि लीस्ट काउंट कितना कम है, और एक्यूरेसी से मतलब है कि जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू के कितना पास है। ये बात आपसे क्लियर है? आपसे क्लियर है? इस आप कल भी पूछ सकते हैं, अभी क्वेश्चन लगाते समय भी पूछ सकते हैं। जितना डीप में मैं बता रहा हूँ, जितना डिटेल में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जब आप पास्ट ईयर लगाएंगी तो आपको लगेगा ये सब बात ना भी बताते, केवल डायमेंशन बताए थे और फार्मूला बताए तो भी लग जाता, तब आपको ये फील होगा। लेकिन एक बार सिलेबस में है तो एक बार समझ लीजिए। क्लियर है आपसे? आपसे क्लियर है? आपसे क्लियर है, ठीक है ना। जिसको कमेटी में बनाया हूँ वो अपने आप को कम ना समझे किसी से, मैंने जानबूझ के बनाया है, ठीक है ना। ओके है, ठीक है। अब आपको मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन के बारे में ऐसे साइक्लोस्टाइल नोट्स आपके सामने आ गया। इसको खूब ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। इसको खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा कहीं मत पढ़िएगा, कोई किताब नहीं पढ़िएगा, एकदम नेट शेल में बात दी है, आप टाइम ही नहीं पाएंगे और कुछ करने के लिए। मुख्य बात ये है, तो ध्यान से देखिए कि ये लिखा है, यहां से देखिए, द एक्यूरेसी of a measurement is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity। यही बात ना मैंने कही है, यही बात कही है कि एक्यूरेसी से मतलब हमारा ये है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी से के कितना पास है। एकदम आराम आराम चल रहे हैं, ठीक है ना। ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी के कितना पास है। अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी के बहुत पास है तो हम कहेंगे कि मेजरमेंट की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। बात समझ में आ रही है ना? ये बात क्लियर है? बोलो बेटा, क्लियर है? अब नेक्स्ट बात देखिए, प्रिसीशन। प्रिसीशन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। वी कैन इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। बोल रहा है कि प्रिसीशन से हमारा तात्पर्य यह है कि जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका रिजॉल्विंग पावर कितना कम है।
ठीक है ना। कितना माइन्यूट डिस्टेंस को मेजर कर सकता है, मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना कम है। जितना कम लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस जो वो मेजर कर सकता है, जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना ज़्यादा प्रिसीशन होगा, ठीक है ना। और एक्चुअल वैल्यू के जितने पास मेजर्ड वैल्यू होगी उतना बढ़िया उस मेजरमेंट का एक्यूरेसी होगा। ये दो बात समझ गए, समझ गए। अब एक उदाहरण के तौर पे देखें, एक उदाहरण इसने दिया है। उदाहरण को देखिए। सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ सर्टेन लेंथ इज इतना सेंटीमीटर। मान लीजिए कोई सर्टेन लेंथ है, कोई सर्टेन दूरी है जिसकी ट्रू वैल्यू इतनी है, मतलब इतना सेंटीमीटर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अब इन वन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्केल हो गई, ठीक है ना। द मेजर्ड वैल्यू इज फाउंड टू बी दिस, अगर मेजर्ड वैल्यू इतनी पाई गई। और while in another experiment using a measuring device of greater resolution of this, मान लिया कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट में एक ऐसी डिवाइस लिया जिसका रिजोल्यूशन इतना है, मतलब और भी छोटा डिस्टेंस, इसका लीस्ट काउंट और कम है, इसका लीस्ट काउंट और कम है। अगर इससे मेजर करेंगे द लेंथ इज डिटरमाइंड टू बी दिस, तो जब कम लीस्ट काउंट के इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो लेंथ इतनी दिखाई, और जब हमने ज़्यादा लीस्ट काउंट के मेजरमेंट से मेजर किया तो लेंथ इतनी दिखाई, और एक्चुअल लेंथ कितनी है, इतनी। तो बताइए इसमें से और इसमें से किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी? फर्स्ट मेजरमेंट की। बिल्कुल सही बोल रही हो, फर्स्ट मेजरमेंट ज़्यादा करीब है। फर्स्ट मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज, बिकॉज जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है। एंड सेकेंड मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। ये मैं कहना चाहता हूं। बात समझ में आ गई ना? समझ में आ गई? प्रिसीशन देखिए, प्रिसीशन हमारा मापदंड इस बात का होता है कि हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट कितना कम है। मतलब जैसे सेंटीमीटर स्केल है तो लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से छोटा डिस्टेंस हम नहीं मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर स्केल से, ठीक है ना। और वहीं आपका स्क्रू गेज है, स्फेरोमीटर है और वर्नियर कैलिपर्स है, तो 1 मिलीमीटर से छोटा डिस्टेंस भी हम मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम है तो मतलब वो मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है ना, प्रिसीशन ज़्यादा है। और अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास है तो वो मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है। ये कहने का मतलब है एक्यूरेसी और प्रिसीशन है। बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? बोलिए भाई, एकदम स्पष्ट है? इससे ज़्यादा आप कुछ मत जानिए, आप सवाल लगाइए। सीधी सी बात है, आपने पढ़ा, चैप्टर तैयार किया और पिछले 10 सालों में आए हुए सारे सवालों को ट्राई किया, और पिछले 10 सालों के सवाल ट्राई करिएगा ना तो सारे के सारे सवाल, करीब 99% सवाल आपको सिर्फ 2 पार्ट से मिलेंगे, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द एरर। यही 2 बात आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन सिलेबस में था तो एक बार मैंने पूरा बोल दिया। एक्यूरेसी प्रिसीशन पे दिमाग बन गया? बोलो बेटा, पास है? पास है ना? ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, बेटा, नेक्स्ट देखिए। इसमें एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको खूब बढ़िया से देखिए। 2 क्लॉक हैं, उनको टेस्ट किया जा रहा है। एक स्टैंडर्ड क्लॉक, 2 क्लॉक्स हैं, एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। चल रहा, बन रहा है ना? 2 clocks are being tested against a standard clock located in the national laboratory. नेशनल लेबोरेटरी में एक स्टैंडर्ड क्लॉक है, उससे 2 क्लॉक्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। 2 क्लॉक्स हैं हमारी और दोनों क्लॉक्स की हम रीडिंग ले रहे हैं। और किस टाइम पे ले रहे हैं? एट 10 AM। जब टाइम एग्जैक्ट इतना हो रहा है तो ये कौन सी वैल्यू हो गई? ट्रू वैल्यू हो गई। कौन सी वैल्यू हो गई बेटा? जब टाइम इतना हो रहा है तो हम 2 क्लॉक से मेजरमेंट ले रहे हैं। जब टाइम इतना हो रहा है तो हम 2 क्लॉक से टाइम को मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक द रीडिंग ऑफ द 2 क्लॉक्स आर, जो 2 क्लॉक की रीडिंग है वो इस प्रकार से है। पहले दिन जब मेजर कर रहे हैं तो क्लॉक ए ये टाइमिंग दे रहा है, और एक्चुअल टाइमिंग क्या है? वो है 10 है। तो पहले दिन जब मेजर कर रहे हैं तो क्लॉक ए टाइम दे रहा है 10 बज के
10 बज रहा है और 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड ज़्यादा टाइम दे रहा है, ठीक है ना। दूसरे दिन जब इसको मेजर कर रहे हैं तो 1 मिनट 12 सेकंड ज़्यादा टाइम दे रहा है। तीसरे दिन में जब मेजर कर रहे हैं तो ये 52 सेकंड कम टाइम दे रहा है। चौथे दिन जब मेजर कर रहे हैं तो 1 मिनट 13 सेकंड ज़्यादा टाइम दे रहा है। और पांचवें दिन जब मेजर कर रहे हैं तो ये 1 मिनट 50 सेकंड कम टाइम दे रहा है। बात समझ में आ रही ना, 1 मिनट 50 सेकंड कम टाइम दे रहा है। हेलो, हाँ, अच्छा ठीक है, रख दो उसको भी। अरे इन्वर्टर टू टू कर रहा है, तो टू टू कर रहा है, उसका उपाय मैं कर चुका हूँ, वो आएगा तभी तो बनाएगा। तो अब आप देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसका टाइम क्या है। जो पांचवें दिन मेजर किया, जब पांचवें दिन मेजर किया तो इतना आया, ठीक है ना। पांचवें दिन मेजर किया तो इतना आया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्लॉक बी से जब मेजर किए, धीमे धीमे पढ़ाने का ये भी एक वो है कि आदमी अ, हाँ एकदम वो हो जाता है बीच बीच में। तो देखिए क्लॉक बी से जब मेजर किया तो पहला मेजरमेंट कितना आया, 8:15, यानी 10, एक्चुअल में 10 बज रहा था। एक्चुअल में स्टैंडर्ड क्लॉक से मेजर किए तो 10 बज रहा था, लेकिन क्लॉक बी ने मेजरमेंट दिया 8:15। और दूसरे केस में इसने मेजर दिया 8:15 1 मिनट और 1 सेकंड, और इसमें तीसरे में दिया 8:15 4 सेकंड, और चौथे में दिया 8:14 58 सेकंड, और पांचवें दिन में इसने मेजर दिया 8:15 03 सेकंड। अब मेरी बात समझ गए, क्वेश्चन को समझिए। एक स्टैंडर्ड क्लॉक से जब हमने टाइम मेजर किया, एक स्टैंडर्ड क्लॉक से जब हमने टाइम मेजर किया तो आया 10, यानी एग्जैक्ट टाइम ये है, एग्जैक्ट टाइम ये है। और दो क्लॉक से मेजर कर रहे हैं, क्लॉक ए और क्लॉक बी, ठीक है ना। पहले दिन में क्लॉक ए ने ये टाइमिंग दिया, क्लॉक बी ने ये, दूसरे दिन में क्लॉक ए ने ये टाइमिंग दिया, क्लॉक बी ने ये, तीसरे दिन में क्लॉक ए ने ये टाइमिंग दिया, क्लॉक बी ने ये, चौथे दिन में क्लॉक ए ने ये टाइमिंग दिया, क्लॉक बी ने ये, पांचवें दिन में क्लॉक ए ने ये टाइम दिया, क्लॉक बी ने ये बात चलो समझ गए, समझ गए अच्छी तरीके से, समझ में आ गया, लगा लीजिए उसको। अब देखिए, इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसीशन टाइम इंटरवल, इफ कौन सा होगा, कैसे बेटा, हाँ ये देखो, ये लड़का निकलेगा, पहले ही दिन हमको लग रहा था, ठीक बोल रहा, अच्छा दिमाग लगाया। इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रिसीशन टाइम इंटरवल मेजरमेंट, विच ऑफ द टू क्लॉक्स यू विल प्रिफर। अगर हमको ये करना है कि हमको प्रिसीशन पे ध्यान देना है, कौन सा प्रिसीशन, किस मेजरमेंट में प्रिसीशन ज़्यादा है, अगर इसको हमको चेक करना है तो कौन सी क्लॉक हम प्रिफर करेंगे, क्लॉक ए की क्लॉक बी। तो क्लॉक बी प्रिफर करेंगे, कारण ये है कि इसमें भले टाइम में ज़्यादा अंतर है तो, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा है। इसके इसके क्या कहते हैं, इसमें जो रेंज आ रहा है, रेंज ऑफ वेरिएशन वो बहुत कम है, रेंज ऑफ वेरिएशन बहुत कम है। देखिए आप ये देखिए, लोएस्ट रीडिंग कितनी आ रही है, 8:14 58, और हाईएस्ट रीडिंग क्या आ रही है, 8:15 4। तो इसका मतलब ये है कि केवल 6 सेकंड का अंतर पड़ रहा है, 6 सेकंड के वेरिएशन से ये रीडिंग दे रहा है क्लॉक भी, सिर्फ 6 सेकंड के वेरिएशन से रीडिंग दे रहा है। इसकी जो रीडिंग में वेरिएशन है वो मात्र 6 सेकंड का है। और जो क्या कहते हैं, और एक बात और भी, ये क्लॉक करीब करीब 2 घंटे स्लो हो गई है, 2 घंटे स्लो हो गई है, तो हम 2 घंटे ऐड करके ट्रू रीडिंग निकाल लेंगे। वो तो वो हम जीरो एरर को हम इम्प्रूव कर लेंगे, जीरो एरर को इम्प्रूव करना आसान है। जैसे हमको पता है कि भाई, जैसे मान लीजिए कोई थर्मामीटर से आप मेजर कर रहे हैं, आपको पता है कि थर्मामीटर का जो ये है, क्या कहते हैं, जो ये दिया हुआ है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मरकरी यहाँ रहता है, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर मरकरी यहाँ रहता है, कोई थर्मामीटर आपका डिफेक्टिव है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो यहाँ रहता है, तो इतना हम मान लेंगे एरर है। इसको तो प्लस माइनस आराम से कर सकते हैं ना। लेकिन बाकी जो मेजरमेंट आए उसमें ज़्यादा रेंज ना हो, ज़्यादा वेरिएशन ना हो, ये बात तो हम इम्प्रूव कर लेंगे, ये बात तो हम इम्प्रूव कर लेंगे, बात समझ में आ रही ना। लेकिन इसमें क्या डिफेक्ट है कि इसकी लोएस्ट रीडिंग देखिए कितना है, लोएस्ट रीडिंग क्या देखिए, 9:58 10 सेकेंड,
और हाईएस्ट रीडिंग क्या है? 10:01 हाँ, तो अब ये देखिए 58, 59, 60 और 1, यानी कि 3 मिनट 2 सेकंड। 3 मिनट 2 सेकंड का इसकी रीडिंग में वेरिएशन है, जो कि बहुत बड़ा है, जो कि ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। इसकी रीडिंग में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, प्रिसीशन कम है, और इसकी रीडिंग में वेरिएशन कम है। बात समझ में आ रही है ना? और इसमें 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 फर्क क्या है कि ये वाला जो क्लॉक है ये लेट चल रहा है, करीब करीब 2 घंटा, तो वो तो हम जीरो एरर इंप्रूव कर लेंगे, जीरो एरर हम इंप्रूव कर देंगे, वो बात हम सुधार देंगे, ठीक है ना? तो अगर हमको लेना होगा तो किस क्लॉक को प्रीफर करेंगे? तो क्लॉक बी को प्रीफर करेंगे, क्लॉक बी को हम प्रीफर कर देंगे। ये जो मूलभूत चीज है उसको इंप्रूव कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ये ज्यादा प्रिसाइस है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, ये बात 100%, 100%, 99% है, पूरा है, ये क्लियर है? तो ऐसे ही क्लियर करके चलिए, मेरी 2-4 बातों को आप सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। ये लेक्चर नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। ये देखिए, ये सब बात की कुछ बच्चों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी सब लोग इसको सुनिए। जैसे मैं बताता हूँ कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको खूब ध्यान से पहली बात सुनिए। पहला स्टेप, फ्लो चार्ट का पहला स्टेप क्या है? खूब ध्यान से सुनिए, खूब ध्यान से सुनिए। उसके बाद आप घर जाइए, अगर आपने ध्यान से सुना है तो 10 मिनट में ये सारी बातें आप रिवाइज कर देंगे, रिवाइज कर देंगे घर जाने के बाद। इसको रूटीन बनाना पड़ेगा, हैबिट बनानी पड़ेगी। 10 मिनट में आप रिवाइज कर देंगे अगर आपने ध्यान से सुना है तब, ठीक है? दूसरी बात, जो मैं कल पढ़ाने वाला हूं उसको एक बार पढ़ लीजिए, कम से कम। ज़्यादा ज़्यादा मान लीजिए स्पीड स्लो कर दिए, ज़्यादा ज़्यादा 15 सवाल लगाएंगे, तो कम से कम 15 सवालों पे दिमाग ले, भले आपसे ना लगे, भले आपसे ना लगे, लेकिन एक बार रीडिंग कर लीजिए, एक बार आपके दिमाग में उसका पिक्चर बनने लगेंगे भी, धीरे धीरे लगना भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना? एक बार अपने दिमाग में पहली बात तो 10 मिनट में रिवाइज करिए, पहली बात ध्यान से सुनिए, फिर घर जाइए 10 मिनट रिवाइज करिए, फिर आगे आने वाला 7-8 पन्ना या 10-12 सवालों को एक बार पढ़ लीजिए और कोशिश कर लीजिए, और फिर यहाँ आइए, ठीक है ना? और यहाँ आने के बाद क्लास में क्या करिए कि मैं भी एक हैबिट डेवलप कर रहा हूँ कि एक बार पुराना खटाखट 5 मिनट में बोल देता हूँ, ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था। ऐसे नहीं होता सीरियल्स में कि अब तक आपने देखा ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, अब आगे। इस टाइप में हम हैबिट इस क्लास में डेवलप कर ले रहे हैं, ठीक है ना? उसी समय आपको जो डाउट्स हो वो अपने दिमाग में आप रखे रहिए कि भाई ये बात नहीं समझ में आई, ये बात, एक एक बात क्लियर करना है, और वो यहाँ मेरे आते ही पूछ लीजिए। इस प्रोसेस को आपने फॉलो किया, और जब 4-5 दिन हो और संडे का दिन हो तो संडे के दिन 7 दिन का कर लीजिए, 7 दिन का कर लीजिए। और इस प्रोसेस को जब आपने 3 मंथ्स फॉलो किया, देखिए आप 2 मंथ्स तो फॉलो करिए इस प्रोसेस को, 2 मंथ्स तो फॉलो कीजिए। अगर अभी आप एक गो में 40% समझती हैं, तब एक गो में 100 पे आ जाएंगे आप। इसको 2 मंथ्स आप फॉलो करिए स्ट्रेटेजी को, ठीक है ना? अब नेक्स्ट चीज देखिए, चलो बहुत अच्छा लगा, ये सवाल अच्छा था। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट चीज। अब ये तो सब चिल्ला चिल्ला के एकदम फटाफट बताएं, सभी बता देंगे, हम देख रहे हैं। चलिए हाथ उठाइए, बोलिए गिव द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, बताइए, हाथ उठाइए। पहले ऑर्डर कौन बताएगा? ये भाई, पहले किताब बंद करिए, ये सब लोग मॉडल बंद करिए। हाँ, नहीं तो फिर भी आप बंद करिए, मॉडल मॉडल बंद करिए, फिर भी मॉडल लेके कोई नहीं बोलेगा। चलो बेटा, हाथ उठाएंगे, बोलेंगे नहीं। पहले का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? हाँ नहीं बोलिए, आंसर नहीं, हाथ उठाइए, हम देखिए कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं। तुमको नहीं समझ में आई ये बात? ये कौन सी बात हुई यार? चलो बेटा बताओ तुम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा? पहले बार, हाँ फर्स्ट वाले हैं, 0। 0 इसलिए होगा कि 1 इंटू 10⁻1 है, और 1 इज लेस देन 5, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ठीक है ना? हेलो, हाँ हाँ सुनो पहले, अरे ठीक है, बात सुनो, हमने उसको बोल दिया है, वो घर आएगा देख लेगा, फोन ना करो हमको। तो हम कैसे बताएं कब तक आएगा? बेटा वो आएगा, अपना देख लेगा। अब हाँ, हम 1 घंटे में आएंगे। थोड़ी सी गर्मी हुई, बस हालत खराब हो गई। यह देखिए, अब देखिए, लेकिन लाइट से एसी उसी चल पे करता है ना। तो अब आप देखिए, ये हो गया
हाँ, ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 होगा, ठीक है ना, 10 पावर 0, सॉरी 1 × 10 पावर 0, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 होगा। अब इसमें मत कह दिएगा कि कॉन्फिडेंट नहीं है बात बताने में, इसीलिए छोटी सी बात है। अब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 4.99 इंटू 10 स्क्वायर, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा? 2, बिल्कुल सही बेटा, 100%। नहीं, 0.1 नहीं, यहां पर 1 के बाद पॉइंट रखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है ना। अब आप देखिए, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए, 10 स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि ये 5 से, ये 5 या 5 से ज़्यादा है, ऐसे बोलिए तो आत्मविश्वास आएगा। हाँ, उठाइए फटाफट, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 1 × 10⁻⁻⁻⁻, हाथ उठाइए, खट खट से हाथ उठाए कीजिए, मतलब 100% जा रहा है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा -10। बिल्कुल सही बोल रहे बेटा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये -11 है, तो हाँ बिल्कुल सही, -10, बहुत सही, एकदम। -33, -33, अरे अरे, सब लोग बता दे रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका इसका कितना होगा? -10, इसका, अरे गजब, इसका बिल्कुल सही, इसका ये 3 होगा, 5 है ना। अब देखिए, अब आप लोग के दिमाग में बात जा रही है एकदम, ठीक है ना। हालांकि सवाल 2 ही पार्ट से आएगा, डायमेंशन और एरर, उसको बढ़िया से कर लीजिएगा, लेकिन ये भी जानना चाहिए, है ना, जो सिलेबस में सब जानिए। अच्छा, अब बताइए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? हैं, 11, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा? 8, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 22, बहुत सही। अच्छा 24, सॉरी, हाँ 6 है तो 24 हो जाएगा। अब कैसे फिर, ये सब सवालों का सब लोग जवाब दे रहे हैं, फिर ये भी कहते हैं कि कमजोर है, कोई कमजोर नहीं है। धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे समझिए, और सिर्फ 2 मंथ्स उसको फॉलो करिए। अभी आप देखिए, अच्छा अब देखिए, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इतना है, -19, वेरी गुड बेटा। 5, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। 100% बच्चों ने 100% रिस्पॉन्स दिया, 100% बच्चों ने 100% रिस्पॉन्स दिया। ये साफ, ये सामने दिखा एकदम साफ, देखा ना, एकदम दिया रिस्पॉन्स, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आया बेटा। अच्छा, अब ऐसे ही चल रहे हैं हम धीरे धीरे। अब नेक्स्ट देखिए, ए ए है। अब एरर्स, तो थोड़ा एरर के बारे में समझा दूं, एक बार समझा दूं, फिर साइक्लोस्टाइल नोट से दिखा दूंगा। सबसे पहले आप देखिए, रुकिए, ध्यान से देखो बेटा, अब वो खत्म हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अब आगे की बात देखिए। हाँ हाँ, कल कल की चीज बच गई है, तो आज करेंगे तो आज का छूट जाएगा। अब आगे भागिए, गाड़ी आगे भाग रही है, गाड़ी आगे भाग रही है, ठीक है ना। अब पीछे का जो, मान लिए कोई 1.1% बात नहीं समझ में आई, तो उसको फिर घर पे देख लीजिए, कल डाउट में पूछ लीजिए, है ना, आगे क्लियर करते आइए। अब देखो बेटा, देखिए इधर देखिए, एरर बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं? एरर, एरर्स, ये पढ़ा रहा हूं। इस पार्ट से क्वेश्चन आता है बेटा, इस पार्ट से क्वेश्चन आता है, और बहुत जम के आता है। इस यूनिट में यही 2 पार्ट से आता है, डायमेंशन और एरर। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखो, इधर देखो, आई कांटेक्ट सबका होना चाहिए। वो क्या कर रहा हो भाई, एकदम देखिए मेरी मेरी ओर। सबसे पहले एरर का मतलब समझिए कि एरर का मतलब क्या है। जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं, तो वो मेजरमेंट हम कितने भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट से करें, कुछ ना कुछ तो एरर होगा ही। मेजरमेंट का कुछ ना कुछ रिजॉल्विंग पावर होगा। हम कह रहे हैं 10⁻⁻⁻6 मिलीमीटर का रिजॉल्विंग पावर है,
लेकिन 10⁻⁻6 मिलीमीटर से छोटा डिस्टेंस भी तो होगा, होगा ना, उसका मेजरमेंट कैसे करेगा, वहां एरर कर देगा। कोई भी मेजरमेंट आप करेंगे तो उसका एक फाइनाइट रिजॉल्विंग पावर होगा, ठीक है ना। तो उससे छोटे मेजरमेंट को जब भी वो मेजर करेगा तो कुछ ना कुछ एरर हो ही जाएगा। किसी भी मेजरमेंट में आप बोलते हैं मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, वहां भी एरर है। आप बोलते हैं, हालांकि इतनी एरर का बाल का खाल निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मेजरमेंट जरूरी हो जाता है। आप देखिएगा, आपको एक्सपेरिमेंट आएगा, बाल की मोटाई नपवाएंगे कि बाल कितना मोटा है। रुकिए इधर देखिए, पेपर की मोटाई नपवाएंगे, बाल की मोटाई नपवाएंगे। अभी आप एक्सपेरिमेंट करिएगा 11th में, ठीक है ना। तो इधर देखिए, सबसे पहले एरर समझ लीजिए। एरर का सबसे पहले मतलब क्या है, गौर से देखिए डेफिनेशन। द डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू the difference in true value and measured value of an experiment, measured value of an experiment। ये बताओ, वो जो क्लॉक वाला सवाल था, इसके पहले कभी देखे थे कि तुरंत रिस्पांस दिए, इमीडिएट देखे थे, तब उतना क्रेडिट नहीं दूंगा। अगर इमीडिएट रिस्पांस दिए होते तो मैं बहुत क्रेडिट देता, अच्छा सवाल था, ठीक है ना। अगर देख के बताए हो तो मैं उतना अप्रिशिएट नहीं करूंगा, है ना। तो देखिए, द डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, द डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू ऑफ एन एक्सपेरिमेंट is called as error in measurement। बात समझ में आ रही है ना। ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच का जो फर्क होगा उसी को हम एरर इन अ गिवन मेजरमेंट कहेंगे। और मेजरमेंट कोई भी हो, लेंथ का, मास का, टाइम का, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता ही है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की भी एक मिनिमम मेजर करने की एबिलिटी होती है, उससे कम तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होता है, और एरर से हमारा तात्पर्य ये है कि जो मेजर्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में जो फर्क है वही एरर ऑफ एन मेजरमेंट है। ये बात सबको क्लियर हो गई। अब देखिए, एरर कितने तरह के होते हैं। एरर बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, ठीक है ना। दूसरा होता है रैंडम एरर, और तीसरा होता है ग्रॉस एरर। ये कहां से बता रहे, देख के नहीं बताइए, मॉड्यूल से देख के ना बताइए, मॉड्यूल से बाद में पढ़िएगा। ये घर से, मॉड्यूल से जो साइक्लोस्टाइल नोट्स है वो घर पे पढ़िए। यहां पे एक बार समझा दें, एक बार घर पे पलट लीजिए, अपने वैल्यू सिस्टम में उसको ले आइए, ठीक है ना। हाँ, तो अब आप देखिए रैंडम एरर, फिर आपका है ग्रॉस एरर। 3 तरह के बेसिकली एरर होते हैं, ठीक है ना। सिस्टमेटिक एरर को हमेशा हम इंप्रूव कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर को हमेशा हम, ध्यान से देखिए एक बात, इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके कॉजेज हमको पता होते हैं, इसके रीजंस पता होते हैं कि क्यों एरर हो रहा है। गैप बना के बैठिए भाई, गैप बना के बैठिए। चलिए, अच्छा देखिए, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। देखिए ठीक है, देखिए सिस्टमेटिक एरर जो होता है उसको, उसके रीजंस हमको पता होते हैं कि क्यों हो रहा है, तो हमेशा हम उसमें सुधार कर सकते हैं, तो सिस्टमेटिक एरर्स को हमेशा हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। सिस्टमेटिक एरर भी 2-3 तरह का होता है। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। पहला क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। बात समझ में आ रही है ना। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंटल एरर। सिस्टमेटिक एरर वो एरर होता है जिसके रीजंस पता होते हैं, क्यों ये एरर हो रहा है, उसके कॉज पता होते हैं। तो उसके कॉज पता होते हैं तो हम मेजरमेंट को इंप्रूव कर लेते हैं।
मेजरमेंट को इम्प्रूव कर लेते हैं। जैसे मान लिया आपको पता हो कि ये बात पता हो कि ये थर्मामीटर डिफेक्टिव है या ये हमारा मीटर स्केल डिफेक्टिव है, अगर आपको ये पता हो, जहां एक्चुअल जीरो है, जहां वन होना चाहिए वहां पे इसका जीरो है, जिस जगह वन होना चाहिए उस जगह इसका जीरो है, तो आपको ये पता है कि ये हमारा 1 मिलीमीटर कम नापेगा, तो जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आ गई। सिस्टमेटिक एरर वो होते हैं जिनके रीजंस हमको पता होते हैं, कॉज हमको पता होता है, इस वजह से हो रहा है, तो जो भी वैल्यू हमारी आती है उस वैल्यू में एरर को हम ज़ीरो एरर को ऐड कर देते हैं, या ज़रूरत हो तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसी कंडीशन हो, ठीक है ना। अगर आपको पता हो कि एक थर्मामीटर है और थर्मामीटर में मरकरी का जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए, ठीक है ना, वो नॉर्मल लेवल जिस टेम्परेचर पे होना चाहिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे नॉर्मल लेवल होता है, तो मान लीजिए वो 104 डिग्री मेज़र करता है, 104 डिग्री मेज़र करता है थर्मामीटर, तो आप मान जाएंगे कि 1 डिग्री तो फॉल्टी है उसका, तो 103 डिग्री आप बोल देंगे एक्चुअल है, ठीक है ना। आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो आपका जो सिस्टमेटिक एरर है वो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल होता है, इन्वायरमेंटल होता है, और एक और होता है जो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है, ठीक बोल रही हैं। तीसरा आपका क्या है, ऑब्जर्वेशनल एरर। तो इसके रीजंस पता होते हैं, इसलिए इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हाँ, 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 उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज देखिए कि जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हमको तब में हमारे सामने आता है जब हमारा जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र कर रहे हैं वही डिफेक्टिव है। अगर हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर रहे हैं वही डिफेक्टिव है तो मेज़रमेंट तो गलत आएगा ही आएगा, एरर गलत होगा ही होगा, ठीक है बेटा। तो अब कितना डिफेक्टिव है ये हमको पता रहे तो हम उतना जोड़ देंगे या उतना घटा देंगे, तो हमारी एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। जो रीडिंग आ रही है उसमें इंस्ट्रूमेंट की, जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर है वो हमको पता है कि भाई जब जीरो होता है तो ये 1 सेंटीमीटर बताता है, तो जो भी रीडिंग आएगी उसमें से 1 सेंटीमीटर घटा देंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। इन्वायरमेंटल एरर, जैसे मान लिया कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चेंज होने की वजह से, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज होने की वजह से फिजिकल क्वांटिटीज चेंज होती हैं, तो इन्वायरमेंट के परिवर्तन से भी मेजरमेंट में फ़र्क पड़ता है। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए, इधर देखिए, मत बात नहीं करिए, जैसे मान लीजिए कि एक स्टील का रॉड है, अब स्टील के रॉड को आप गर्मी में नापेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा लेंथ बताएगा, सर्दी में नापेंगे तो कम लेंथ बताएगा, सिकुड़ जाएगा। तो आपको पता है कि कितना फैलता है, कितना सिकुड़ता है, किस टेम्परेचर पे, अल्फा आपको पता है, तो जो भी मेजरमेंट होगा उस हिसाब से आप बातों को सही कर लेंगे। मान लीजिए आप गर्मी में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाप रहे हैं तो उसका लेंथ इतना आया, तो आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी लेंथ पता है और अल्फा की वैल्यू पता है। हर मटेरियल का अल्फा डिफरेंट होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और आप जानते हैं LT बराबर L0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। और टेम्परेचर चेंज आपको पता है कि आप 32 डिग्री पे नाप रहे हैं और 0 डिग्री पर जो है एक्चुअल लेंथ आती है, तो आप फिर एक्चुअल लेंथ को उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हुआ, दूसरा इन्वायरमेंटल एरर हुआ, तीसरा ऑब्जर्वेशनल एरर हुआ। ऑब्जर्वेशन करते समय भी आप गलती करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग ही आपने गलत कर दी तो ऑब्जर्वेशन गलत आ जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग आपने गलत की तो कितना गलत की ये आपको पता रहता है, कितनी गलत की। बात समझ में आ रही है। तो हम उतना सुधार लेते हैं, उतना हम सुधार लेते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, मान ली यहाँ से उस बॉटल तक का डिस्टेंस चाहिए और हम यहाँ से मेज़र करना शुरू कर दिए, तो हमको पता है कि हम इतना एक्स्ट्रा मेज़र कर रहे हैं, उसको माइनस कर देंगे, ट्रू रीडिंग आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशनल एरर, मान लिया आप अपरेटस जो आपने सेट किया वो अपरेटस ही रॉन्ग सेट किया आपने, तो कितना रॉन्ग सेट किया ये आपको पता लग जाएगा, उसको आप इंप्रूव कर लेंगे। बात समझ में आ रही ना। तो दिस टाइप ऑफ एरर्स कैन बी इम्प्रूव्ड, सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी इम्प्रूव्ड बिकॉज द बेसिक रीजन इज कि वी नो द causes for which it is occurring, and when we cure the causes we get the true value, ठीक है ना। अब सेकेंड टाइप का जो एरर है वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर के कॉजेज नहीं पता होते हैं। एक ही मेजरमेंट को आप 50 बार लीजिए तो 50 बार 50 डिफरेंट वैल्यू आएगी एक ही मेजरमेंट को।
अभी आपने लंबाई नापना शुरू कीजिए, तो चाहे वो 1 मिलीमीटर में ही फर्क आए, लेकिन 50 बार नापेंगे तो 50 बार आपको 50 डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, 50 डिफरेंट वैल्यू आएंगे। ऐसे एरर को कहते हैं रैंडम एरर। बात समझ में आ रही ना? ये हमारे बस में नहीं होते हैं। देखो बेटा, ये हमारे बस में नहीं होते हैं। तो एरर को कभी इलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। ये बात आप ध्यान लीजिए, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इलिमिनेट नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ एरर तो होगा ही होगा भाई, लिमिटेशन है ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसी में लिमिटेशन है, उसका रिजॉल्विंग पावर उस लिमिट पर है ही नहीं। और लेंथ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लीजिए न्यूक्लियस ही है, तो न्यूक्लियस का क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर, यही ना होता है रेडियस। एटम 10⁻10 मीटर। तो एटमिक स्केल पे मेजरमेंट करने आएंगे, और आपका रिजोल्यूशन मान लीजिए जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहे हैं उसकी रिजॉल्विंग पावर जो है बहुत ही ज़्यादा, मान लीजिए 10⁻6 की है, इतना ही ना होगी, तो वहाँ एरर तो इंस्ट्रूमेंट की ही लिमिटेशन है, ठीक है ना। रैंडम एरर क्या होता है? ऐसा एरर जो कि जिसके कॉज नहीं पता है। जब आप किसी ऑब्जर्वेशन को कई बार लेते हैं तो रीडिंग्स में डिफरेंस आता है, तो इसी तरह के एरर को कहते हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर को दूर करने का जो तरीका है, इसको तो दूर करने का तरीका है कि हमको कॉज पता है, उसको हम इम्प्रूव कर लिए। इसको दूर करने का तरीका ये है कि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्व, दूर करने का तरीका नहीं, मिनिमाइज करने का तरीका। दूर मत कहिए, दूर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिनिमाइज करने का तरीका है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दीजिए। आप 50 ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, आप लेंथ नाप रहे हैं 50 बार नापिए, तो जो भी आपकी लेंथ आए उसको ऐड करके 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। यू कैन नॉट इलिमिनेट बट मिनिमाइज, राइट। द थर्ड टाइप ऑफ एरर, इतना डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में शुरू से ही मैं हैंडल कर रहा हूँ, एम्पल टाइम है, इसलिए मैं चाहता हूँ आपका लोगों का दिमाग ऑप्टिमम लेवल पे आ जाए। कायदे से जैसे मान लीजिए 6-7 महीने आप तैयारी करते तो इतना डिटेल में पढ़ाए तो कहानी बन जाती। तब तो केवल डायमेंशन बताया, एरर बताया, खटाखट सवाल लगाया, लेकिन अभी आप सब बात समझ लीजिए जो भी आपके सिलेबस में है ना, डिटेल्ड स्टडी में करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, नेक्स्ट इज ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है? ग्रॉस एरर जो एक्सपेरिमेंट ले रहा है उसकी लैक ऑफ अलर्टनेस की वजह से होता है। मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग भी सही है, ठीक है ना, और कहीं क्या कहते हैं सिस्टमेटिक एरर भी नहीं है, और जब आप ऑब्जर्वेशन लेने जा रहे हैं तो आपकी अलर्टनेस भी तो 19-20 होती रहती है, अलर्टनेस भी तो चेंज होती रहती है, ठीक है। मान लीजिए कि आप डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में है, तो आपने मेजरमेंट डिफरेंट ले लिया। तो ग्रॉस एरर वो एरर होते हैं विच इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अलर्टनेस एंड सिंसियरिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। और इसको इम्प्रूव करने का यही तरीका है कि यू शुड इंक्रीज द ऑब्जर्वर शुड इंक्रीज इट्स अलर्टनेस। हाँ, कुछ ओवरलैपिंग है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग है। ऑब्जर्वेशनल एरर में रॉन्ग सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी आता है, इसमें वो बात नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल एरर में वो एरर आएगा, इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव है, वो दूसरी बात है। रॉन्ग सेटिंग डिफरेंट बात है। अब इतना उसमें पीएचडी मत करिए, उसका एक्सप्लेनेशन क्लियर यही है कि इंस्ट्रूमेंटल में इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव है, ठीक है ना, और इसमें ऑब्जर्वेशन में इंस्ट्रूमेंट की प्लेसिंग आपने गलत की है, दोनों में फर्क है ना। तो अब आप देखिए, बात समझ में आ रही है। अब आप नेक्स्ट देखिए, रफ नेट शेल में जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ। एरर क्या है? डिफरेंस इन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज एरर, नंबर 1 बात। एरर 3 तरह के होते हैं, नंबर 2 बात। ये सब आपके मतलब स्कूल लेवल के एग्जाम्स में ये सब बातें आती हैं। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, सिस्टमेटिक एरर 3 तरह के होते हैं, और सिस्टमेटिक एरर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि उनका कॉज पता है। 4 बातें, ठीक है ना बेटा। देखो इधर 4 बातें। 5वीं बात, ये एरर मिनिमाइज कर सकते हैं, इम्प्रूव खत्म नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद रैंडम एरर, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं कैसे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा के। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मान लिया आपने 2 ऑब्जर्वेशन किया तो रैंडम एरर ज़्यादा होगा, 200 ऑब्जर्वेशन किया तो रैंडम एरर होने की संभावना, रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाएगा, कम रैंडम एरर होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ग्रॉस एरर, ये जब एक्सपेरिमेंटल उतना अलर्ट नहीं है तब हो जाएगा। तो ग्रॉस एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है कि
जो ऑब्जर्वर हो वो अलर्ट रहे, मेंटली अलर्ट रहे, खा पी के बढ़िया से अच्छे से जाए, ब्रेकफास्ट किए रहे, दिमाग में 10 तरह की बात ना चलती रहे कि इन्वर्टर गड़बड़ हो गया है तो वो हो गया है तो वो हो गया है, कल ये किस्सा हो गया था, इस तरह की बात नहीं, यू शुड बी अलर्ट, तो वो एरर नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना? अब इससे ज़्यादा कुछ मत देखिएगा, जो इससे ज़्यादा देखा किसी भी पार्ट में, आप बताइए टाइम है आपके पास, और इतना मोर देन सफिशिएंट। अभी आप पास्ट ईयर लगाइए ना, अभी कल परसों से लगाएंगे पास्ट ईयर, आप देखिएगा सारे सब आप कहेंगे इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, इतना डिटेल में कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जाने तो वो जाने। अच्छा चलिए, ये पास है, ये पार्ट 100% आपको पास है, पास है, पास है। तो अब नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए, ये कहां से आ गया? अच्छा अभी ये हो गया प्रोपगेशन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये क्या आ रहा है आपका? ये देखिए, ये आपका जो है, ये आपका सुनिए, ये आपका बीच में से बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उड़ा दिए हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो तो उसका वो यही नहीं बना है, वो जरूर बताना चाहिए था। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, अब टाइम कम बचा है, ऐसा है, सुनिए, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। देखिए, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको दिखाएंगे ना, आप एक देखिए, ये क्वेश्चन लग जाएगा, एक क्वेश्चन लग जाएगा, सब लग जाएगा, अभी पलटेंगे सब लग जाएगा, है ना? अच्छा अब देखिए, टाइम हमारे पास 15-20 मिनट है, और इसमें इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को लोड नहीं किया है, जो है मीन एरर, हाँ एब्सोलूट एरर, ठीक है ना, मीन एब्सोलूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, और परसेंटेज एरर, और साथ में आपका एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन डिवीजन, एरर इन टू द पावर। इसी में से सवाल बनता है, वो लोड नहीं है, तो वो मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ बोर्ड पे, देखिए देखिए इधर देखिए, वो मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए, और फिर नेक्स्ट पीरियड में मैं उस पर सवाल लगवा दूंगा, है ना? तो देखिए ऐसा है, सबसे पहले देखिए कि अगर मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर किया, अगर मान लीजिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया और इतनी बार मेजर किया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, सो ऑन अप टू एन ऑब्जर्वेशन, मान लिए एन टाइम्स हमने ऑब्जर्व किया किसी फिजिकल क्वांटिटी को। खूब बढ़िया समझिएगा इस पार्ट को, खूब बढ़िया ही सवाल बनता है आपका। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को इतनी बार एन टाइम्स ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारी आई A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और सो ऑन अप टू AN, मान लिए n बार ऑब्जर्व किया, और n बार हमारी जो वैल्यू आई किसी फिजिकल क्वांटिटी की, वो ऐसे है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है, या तो आपको ट्रू वैल्यू दिया रहता है, बोलेगा ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज ए, ऐसे बोल देगा, ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज ए एंड इन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स इट्स मेजर्ड वैल्यू इज दिस, या तो ऐसे दिया होगा। और अगर ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिया है तो भी आप घबराइएगा नहीं, तो भी आप घबराइएगा नहीं। अगर नहीं दिया है तो ट्रू वैल्यू को आप ऐसे निकाल लीजिएगा, इन सब मेजर्ड वैल्यू का अर्थमेटिक मीन, इन सभी मेजर्ड वैल्यू का अर्थमेटिक मीन भी ट्रू वैल्यू के बराबर होगा, ये आप मान लेंगे। अगर न्यूमेरिकल में आपको ट्रू वैल्यू दिया है, खूब आराम आराम समझा रहा हूँ, इसके बाद सवाल लगाऊंगा, सब यही सब बात इस्तेमाल करूंगा, जैसे आप पहले बताएं इसमें ही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखिए, अगर किसी मेजर्ड वैल्यू का अगर अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू दिया है बेटा, तो ठीक है, अच्छी बात है, ट्रू वैल्यू दिया है। और अगर नहीं दिया है और डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में उनकी वैल्यूज दिया है कि सब पहले ऑब्जर्वेशन में ये वैल्यू आई, दूसरे में ये आई, तीसरे में ये आई, एनवे में ये आई, इस तरीके से करके आपका दे दिया है, तो ट्रू वैल्यू को आप चुपचाप निकाल लिएगा अर्थमेटिक मीन के रूप में।
ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिएगा, जो आपकी ट्रू वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना? ये बात सब लोग 100% समझ गए कि नहीं समझ गए? ये काम करना समझ गए? हाँ, सवाल आप ही को लगाना, हमको नहीं लगाना, हम बहुत धीमा स्पीड कर दिए हैं, बहुत धीमा स्पीड कर दिए हैं। ठीक है ना? कर लेंगे। अब देखिए एक और टर्म आता है कि एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, अगला टर्म आता है एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब समझिए, देखिए इधर ध्यान से देखिए, अगला टर्म आता है एब्सोल्यूट एरर। फिर देखिए अगला टर्म आता है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हर मेजरमेंट का होता है, हर डिफरेंट मेजरमेंट का, ऐसे 1 से लेके n तक मेजरमेंट है, इन सब मेजरमेंट्स का एब्सोल्यूट एरर होता है। हर मेजरमेंट का एक एब्सोल्यूट एरर होता है। और वो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे हम आपको बताएं। मान लिए कि पहला मेजरमेंट है, मान लिए कि पहला मेजरमेंट है, तो पहले मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर होगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? आपको न्यूमेरिकल में देगा फाइंड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ दिस मेजरमेंट, फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द फ्रैक्शनल एरर। तो इसका मतलब समझिएगा तभी तो लगाइएगा। तो एक बार समझ जाइए, अगर डिफरेंट मेजरमेंट में वैल्यूज ये आई और ट्रू वैल्यू क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, इन केस नहीं दिया तो अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए। बात समझ में आ रही ना? और उसके बाद एब्सोल्यूट एरर हर मेजरमेंट का होता है। पहले मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट, फर्स्ट मेजरमेंट में जो मेजर्ड वैल्यू आई। ठीक है ना? और सेकंड में जो होगा वो क्या होगा? a माइनस ए टू। ठीक है ना? और थर्ड में क्या होगा? a माइनस ए थ्री। और फिर सब लिखेंगे नहीं हम, सो ऑन अप टू nth में क्या होगा? a माइनस ए एन। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो हर मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर इस प्रकार से होता है। ठीक? अब आपसे एक बात और पूछता है न्यूमेरिकल में, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर से हमारा क्या मतलब है? मीन एब्सोल्यूट एरर से हमारा क्या मतलब है? देखिए अगली बात यहां पर है आपकी, गौर से देखिए। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका मतलब समझिए कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा, खूब अच्छे समझिए पहले। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये होता है कि जैसा हर मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर आया उसका मीन, हर मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर आया उसका मीन। तो एब्सोल्यूट एरर तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। मान लिए ट्रू वैल्यू 2 है, मान लिए ट्रू वैल्यू 2 है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, और थर्ड ऑब्जर्वेशन में आ गया 2.1, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन का जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो 0.1 हो जाएगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन का जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो 0.1 हो जाएगा। मान लीजिए सेकंड ऑब्जर्वेशन में आई इसकी वैल्यू 1.9, 1.98। ठीक है ना? तो सेकंड ऑब्जर्वेशन में अगर वैल्यू आई 1.98, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन का जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा वो 0.02 हो जाएगा। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और इसका जो आएगा वो -0.1 आ जाएगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन का क्या आ जाएगा? -0.1, और इसका आ जाएगा +0.2। तो माइनस और प्लस दोनों में एब्सोल्यूट एरर आएगा। एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो मेजरमेंट स्पेसिफिक होगा, यानी हर मेजरमेंट का डिफरेंट एब्सोल्यूट एरर होगा, और वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? लेकिन जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो हम सबका, सारे एब्सोल्यूट एरर का मॉड ले लेंगे, यानी कि केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, यानी कि केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? a माइनस ए वन मॉड प्लस a माइनस ए टू मॉड प्लस a माइनस ए थ्री मॉड प्लस सो ऑन अप टू a माइनस ए एन मॉड डिवाइडेड बाई n। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ अ मेजरमेंट। अगर क्वेश्चन में पूछे मीन एब्सोल्यूट एरर, तो फट से ऐसे निकाल लीजिएगा। हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? हाँ, तेजी से जवाब आप लोग दे रही हैं। आपको समझ में आ रहा है? 100% आ रहा है कि 90% आ रहा है? 90 से ऊपर आ रहा है? कितना तक?
इसके पहले का 100% था, तो हम 100% इसका भी कर दे रहे हैं, क्यों छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। 100% इसका भी, खूब गौर से देखिए। एरर समझ गए, एरर समझ गए, टाइप्स ऑफ एरर समझ गए, समझ गए। ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट आपको पता है, ट्रू वैल्यू मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है। जैसे मान लीजिए कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू ही ट्रू वैल्यू होती है। ये बात समझ गए, समझ गए। तो ट्रू वैल्यू मान लिए किसी मेजरमेंट में ए दिया है, मान लिए कह रहा है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसकी ट्रू वैल्यू ए है, मान लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मान लिए हमने एन बार मेजर किया, मान लिए हमने एन बार मेजर किया, और पहले मेजरमेंट में ए1 आया, दूसरे में ए2 आया, और एनवे में ए एन आया। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, बोल जल्दी बताइए, क्लियर हो गया। तो अब आप देखिए, गौर से देखिए। अब ये देखिए, एब्सोल्यूट एरर एक टर्म होता है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हर मेजरमेंट का होता है, प्रत्येक मेजरमेंट का एक एब्सोल्यूट एरर होता है। तो पहले मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो क्या था, A1, A माइनस A1, ठीक है ना। दूसरे में क्या है, A माइनस A2, और एनवे में क्या है इसी तरीके से A माइनस AN। ये बात समझ में आ गई। तो आपको एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया, एब्सोल्यूट एरर समझ में आया, बोलो बेटा, एब्सोल्यूट एरर क्लियर है? अब एक और टर्म होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, उससे भी सवाल आते हैं, उससे भी सवाल आते हैं आपके नीट रूट में। इसी पार्ट से क्वेश्चन आता है बेटा, इसको बढ़िया समझिए, इसमें आगे पीछे मत करिएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब अगला टर्म है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए डिफरेंट मेजरमेंट में, उन सब का मीन, उन सब का मीन। तो मीन क्या होगा, सारे एब्सोल्यूट एरर को ऐड करिए और एन से डिवाइड कर दीजिए, एन से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी आ सकता है किसी मेजरमेंट का, और निगेटिव भी आ सकता है। जैसे मान लिए ट्रू वैल्यू 2 है, मान लिए फॉर एग्जांपल ट्रू वैल्यू 2 है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो एक्चुअल वैल्यू है मान लीजिए वो 2 है, बात समझ में आई। अब पहले मेजरमेंट में अगर हमारी वैल्यू आई, इसी एग्जांपल से समझिए, अगर मान लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू 2 है, और थर्ड मेजरमेंट में जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आई वो 2.1 आ गई, 2.1 आ गई। तो थर्ड मेजरमेंट का जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा, वो क्या होगा, A माइनस A3। तो थर्ड मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर 0.1 आ जाएगा, माइनस 0.1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो बेटा, आ जाएगा। अब देखिए सेकंड मेजरमेंट में मान ली हमारी मेजर्ड वैल्यू 1.98 आई। भाई जो भी मेजरमेंट में वैल्यू आएगी वो ट्रू वैल्यू के आगे या पीछे होगी, आगे या पीछे होगी ना। तो मान लीजिए 1.98 आई, तो सेकंड मेजरमेंट में जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है वो क्या होगा, 2 माइनस 1.98 यानी 0.02 आया। ये बात समझ में आ गया। तो सेकंड मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव आया और थर्ड मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव आया, ठीक है। लेकिन जब भी हम मीन एब्सोल्यूट एरर लेंगे, इधर देखिए, जब भी हम मीन एब्सोल्यूट एरर लेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, हम निगेटिव वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेंगे। तो बात समझ में आ रही है। तो निगेटिव नहीं करेंगे तो मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। मॉड ऑफ -2 क्या होता है, 2, और मॉड ऑफ +2 क्या होता है, 2। ये पता है कि नहीं पता है, बोलिए। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर जब भी लेंगे तो सारे एब्सोल्यूट एरर का मॉड यानी केवल पॉजिटिव वैल्यू, उनको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कितना परसेंट समझ में आया, 100% क्लियर हो गया, 100% वो क्लियर है, बोलो भाई, हैं, बोलिए, साफ है। अच्छा अब नेक्स्ट चीज देखिए, अब आप नेक्स्ट चीज देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, खूब बढ़िया समझ लिए, सवाल इसी पे लगेगा, सवाल इसी पे लगेगा, खूब बढ़िया समझिए। मीन, अभी तक मैंने आपको एरर बताया, देखिए भाई, एरर बताया, टाइप्स ऑफ एरर बताया, ठीक है ना, मीन या ट्रू वैल्यू बताई, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू बताई, फिर एब्सोल्यूट एरर इन एवरी मेजरमेंट बताया, हर मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर डिफरेंट होता है, फिर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर बताया, बताया ना। अब मैं आपको बता रहा हूं फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, सवाल बनते हैं इससे, इसको ध्यान से देखिएगा। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, देखिए फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, गौर से देखिए, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया, देखिए
मीन एब्सोल्यूट एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आप समझ चुकी हैं क्या होता है? समझिए कि नहीं समझिए? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, अपॉन ट्रू वैल्यू ये कर देंगे तो आपका फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। फ्रैक्शनल एरर, अगर आप जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना सीख गई हैं और मीन एब्सोल्यूट एरर को जब ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपको मेजरमेंट का फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। अरे एग्जाम में आपसे कहे, ऑब्जर्वेशन दे देगा, कहेगा व्हाट इज द परसेंटेज एरर, व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर, तो आप इन सिस्टम से निकाल लेंगे ना। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। अब अगली बात है परसेंटेज एरर, अगली बात है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कुछ नहीं होता है, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू विल बी योर परसेंटेज एरर। तो एरर का ये सब सारी बातें आप लोग समझ गए, सारी बातें समझ गए। तो अब जब प्रश्न आएगा तो उसको लगा के आप लोग दिखा दीजिए। और इसी पार्ट से आता है क्वेश्चन। एक बात और देख लीजिए, फिर एरर की थ्योरी खत्म, नेक्स्ट पार्ट से केवल क्वेश्चन। और हो सकता है कि एक आध पीरियड बाद ही से, हो सकता है एक पीरियड और लग जाए, उसके बाद से मैं पास्ट ईयर्स लगाऊंगा, फिर एनालिटिकल लगाऊंगा, फिर चैप्टर क्लोज, ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट चीज देखो, इधर देखो, ध्यान से देखिए, अलर्ट होके देखिए बेटा। जैसे एक और टर्म होता है एरर इन सम एंड डिफरेंस। ये देखिए, एरर इन सम एंड डिफरेंस, एंड डिफरेंस, एरर इन सम एंड डिफरेंस, इसको खूब बढ़िया समझ लीजिए, फिर आगे की बात देखा जाए। जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, ये है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसका मतलब जानते हैं क्या है? किसी ए ट्रू वैल्यू है और प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब इतना एरर हो सकता है। अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो प्लस डेल्टा ए बढ़ भी सकता है ट्रू वैल्यू से, और माइनस डेल्टा ए घट भी सकता है। डेल्टा ए बढ़ भी सकता है और डेल्टा ए घट भी सकता है ट्रू वैल्यू से, अगर हम मेजरमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। जैसे कोई मेजरमेंट हमने ऐसा किया 2 प्लस माइनस 0.002, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 तो ट्रू वैल्यू है, और जो हम मेजर करेंगे तो प्लस माइनस 0.002 हो सकता है, इतना कम इतना ज़्यादा हो सकता है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए को रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? और बी को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये बात समझ गए? हाँ हाँ, प्लस माइनस ठीक है, डेल्टा बी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी x है और x बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। अगर मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी x है और x बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, मान लीजिए कोई, भाई a और b दो मेजरमेंट है, दो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट है। कोई फिजिकल क्वांटिटी x ऐसी हो सकती है जो इन दो फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन के बराबर हो या सब्ट्रैक्शन के बराबर हो, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। तो मेजरमेंट इन x, तो क्या कहते हैं, x को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर x, इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी, अगर मान लीजिए एक केस ले रहे हैं x बराबर a प्लस बी, तो x को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए x बराबर a प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बात समझ में आई? a को मेजर करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a का फर्क हो सकता है, b को मेजर करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा b का फर्क हो सकता है। और अगर x बराबर a प्लस बी है, और देखिए अगर a को मेजर करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a का फर्क हो सकता है, b को मेजर करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा b का फर्क हो सकता है। और मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी x है जो इन दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, तो दोनों केस में अगर एडिशन है, इफ एडिशन है, तो दोनों केस में x क्या हो सकता है? a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मान लीजिए दोनों कम मेजर किए, दोनों कम मेजर किए तो प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। दोनों ज्यादा मेजर किए डेल्टा ए डेल्टा बी, तो माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा, मतलब इसी के बीच होगा। अगर x a प्लस बी है तो x को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं a प्लस बी और प्लस माइनस दिस, तो a प्लस बी क्या होगा?
ए प्लस बी क्या होगा, एक्स, एक्स ही होगा ना, एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बात समझ में आ रही ना। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी पे डिपेंडेंट है और ए और बी दोनों का एरर इन मेजरमेंट डेल्टा ए और डेल्टा बी है रिस्पेक्टिवली, तो एक्स को लिख सकते हैं ए प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बात समझ में आ रही ना। मतलब एक्स के मेजरमेंट में इतना फर्क आ सकता है भाई, एक्स ए प्लस बी के बराबर है और ए में प्लस माइनस डेल्टा ए फर्क हो सकता है मेजरमेंट में, और बी में प्लस माइनस डेल्टा बी होता है, तो एक्स में कितना हो सकता है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बात समझ में आ रही ना। और अगर डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस है एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, अगर ये केस है तो आप देखिए तो एरर, इसी को आपके हेडिंग दिया होगा, एरर इन सम एंड एरर इन डिफरेंस, एरर इन सम एंड एरर इन डिफरेंस। तो इसमें अगर a माइनस बी के बराबर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। अगर x है प्लस, हाँ ये सॉरी, ये डेल्टा a प्लस डेल्टा बी किए हैं। जैसे अगर मान लीजिए x बराबर a माइनस बी है, अगर x बराबर a माइनस बी है तो x को हम लिख सकते हैं a माइनस बी, भाई वहां तो माइनस होगा ही, लेकिन एरर, एरर माइनस में भी दोनों ऐड होगा, ये प्लस माइनस इतने डिफरेंस से वैल्यू आएगी। अगर ए को मेजर करने में डेल्टा ए का फर्क आता है, बी को मेजर करने में डेल्टा बी का फर्क आता है, और कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स बराबर ए माइनस बी है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर आएगा वो कितना आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी का एरर आएगा। बात समझ में, यानी एरर हम हमेशा दोनों डिपेंडेंट क्वांटिटीज के एरर को ऐड करते हैं, चाहे कोई फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने से बने या सब्ट्रैक्ट करने से बने, एरर हमेशा ऐड होगा। तो इसी को कहेंगे एरर इन सम एंड एरर इन डिफरेंस। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये बात? क्यों भाई, जल्दी बताइए, क्लियर है? क्लियर है। सवाल आप ही लोग लगाएंगे, सवाल हम नहीं लगाएंगे। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बताया, फ्लो चार्ट क्या है, क्लास की बात ध्यान से सुनिए, घर जाके 10-15 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर में आप कंफर्टेबल हो सकें। शुरुआत में आधे घंटे में कंफर्टेबल होंगे, हो सकता है 1 घंटे में हो, बाद में 5 मिनट में होंगे, और एक स्टेज ऐसा आएगा जब बच्चे एकदम आइडियल साइकअप स्टेज में आ जाते हैं, बस क्लास सुनते हैं और फिर घर पे जाके वो कुछ नहीं करते हैं, उनका सब तैयार रहता है, टेस्ट के समय एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो उस साइकअप स्टेज में आपको आना पड़ेगा पहले। जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, कंपेरेटिवली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छा तो सभी कर रहे हैं, कंपेरेटिवली जो लोग थोड़ा सा है ना, उनको ऐसे करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए, रुक जाइए, एक चीज और आपको मैं बता दूं, एक छोटी चीज देख लीजिए फिर खत्म कर दें। एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन प्रोडक्ट एंड एरर इन डिवीजन, एरर इन प्रोडक्ट एंड, बंद कर दें, टाइम हो गया, चलिए कल बताएंगे।